नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। उत्तर बंगाल के दौरे पर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हाथरस में दलित लड़की से बर्बरता और शर्मनाक घटना की निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना की बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कड़ी निंदा करते हुए भाजपा व योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दलित लड़की से बर्बरता और शर्मनाक घटना की निंदा करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म होता है, लेकिन इस दुष्कर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पुलिस दुष्कर्म को ही जला देती है। दलित और माइनॉरिटी लोगों के ऊपर पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है। बिना किसी का नाम लिए बिना ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय दलित के घरों में दिखावा के लिए खाना खाया जाता है, बाद में उन्हीं दलितों और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार भी किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12,000 किलोमीटर पथ কোথাও ভেঙে গেছে, কোথাও বা নতুন হবে, সেই রাস্তাগুলো করবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা জানেন একদিকে কোভিড চলছে, গত 6 মাস 8 মাস ধরে কোনো কাজই হতে পারছে না কোভিডের জন্য। তা সত্ত্বেও এর মধ্যেই কাজ করা হচ্ছে। সড়ক পথ এগোলে তবেই কিন্তু সভ্যতা এগোয়, রাস্তা চালু থাকলে তবেই কিন্তু প্রগতি হয়, আর প্রগতি থাকলে তবেই কিন্তু উন্নতি হয়, এবং পথই কিন্তু আমাদের দিশা। এবং মনে রাখবেন, উন্নয়নের চাবিকাঠি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে পথ। পথই আমাদের জনসংখ্যা, অর্থনীতি, জলবায়ু, যাতায়াতের ব্যবস্থা, যোগাযোগের ব্যবস্থা সবকিছু সুদৃঢ় করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা চাই আগামী দিন সব গ্রামের সাথে বড় রাস্তার যোগাযোগ হোক, এবং এই উদ্দেশ্যে কাজকর্মের জন্য মনে রাখবেন 2011 সালের মে মাসে যখন আপনারা আমাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসেন, তার আগে এখানে মোট রাস্তার সংখ্যা ছিল ইংরেজদের আমল জুড়ে 92,023 কিলোমিটার, মানে প্রায় 70-75 বছর, 100 ইয়ার্সের বেশি ধরে। আর আমাদের সময়ে মাত্রই 8 বছরে, 1 বছর তো কোভিড চলছে, আমাদের সময়ে মাত্র 8 বছরে 3,16,730 কিলোমিটার আমরা 92,000 থেকে নিয়ে এসছি। তার মানে বুঝতে পারছেন, এটা গুণে যদি পরিকাঠামোয় বৃদ্ধির হার বলেন 244% এটা বৃদ্ধির হার। এবং এই গতি ধরে রাখার জন্যই 2020-21 বাজেটে আমরা 5,747 কোটি টাকা। मानसिक अस्वाद के चलते युवक ने की एक व्यक्ति की हत्या। चंगा पानीघट्टा ग्राम पंचायत अंतर्गत रंगमोहन बस्ती इलाके में कल रात करीब 7:30 बजे के करीब रंगमोहन निवासी टंके तामांग ने मांझा निवासी छोटे उराव पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसके निर्ममता पूर्वक हत्या किए जाने की सनसनी घटना सामने आई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। उक्त आरोपी की मां ने बताया कि उनका बेटा मानसिक अस्वाद से चल रहा था। उक्त घटना की खबर मिलते ही पानीघट्टा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव एवं आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। 610 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के डोमकल की रहने वाली है आरोपी। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने बुधवार देर रात को खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर महानंदा ब्रिज के संलग्न इलाके में एक महिला के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस ने बताया कि महिला के पास से 610 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। बाद में ब्राउन शुगर के साथ उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के पास से बरामद ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार आरोपी महिला मुर्शिदाबाद के डोमकल की रहने वाली है।
बृहस्पतिवार को उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने महिला से पूछताछ के लिए अदालत से उसे 7 दिनों के रिमांड में लेने की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि महिला ब्राउन शुगर सिलीगुड़ी में किसे बेचने के फराक में थी। करीब 7 महीने बाद आज से सिक्किम में अंतरराज्य आवागमन शुरू। राज्य के सभी नाका पूर्ण रूप से खुले। कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 7 महीने तक सिक्किम पूरी तरीके से बंद था या कहे लॉक रहा था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सिक्किम सरकार के द्वारा आज से अंतरराज्य आवागमन पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया है। आज सुबह से ही पूर्व सिक्किम के प्रवेश द्वार रंफू से राज्य के अंदर और बाहर जाने वाली वाहनों की भीड़ देखी गई। आज चेक पोस्ट इलाके में स्थिति काफी सामान्य देखी गई। इसी तरह की स्वस्थ जांच भी नहीं की गई। दूसरी ओर राजधानी गैंगटोक के देवराली मेन लाइन टैक्सी स्टैंड में भी आज सुबह से ही वाहन देखे गए, लेकिन काफी कम लोगों को टैक्सी स्टैंड में देखा गया। इसी के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा राज्य में टैक्सियों की ऑड इवन व्यवस्था भी हटा दी गई है, जिसके कारण आज सुबह से ही राजधानी गैंगटोक के सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। अब आजदेखि गाडी खोलिएको छ। यो विषयले लिएर साह्रै खुसी नै छ। ड्राइभरहरू अहिलेसम्म गाडी नै चलेको थिएन। कसैको यही ड्राइभरहरू कतिजना गाडी चलाएर खानुपर्ने हुन्छ र कतिजना घरमै थियो बसिरहेको थियो, अटिवन गर्दै चल्दै थियो गाडीहरू। अब एक दिन चल्थ्यो एक दिन चल्दैन, तर भए पनि अब जति सक्दो त अहिले राम्रै छ। अब आजदेखि खोलिएको छ। अब गाडी पनि 1-2वटा जाँदैछ सिलगढी। अहिलेसम्म 2-3वटा गाडी जाँदैछ यहाँबाट। जति सक्दो अब सरकारलाई खुसी नै छ, राम्रै छ, सबैजना खुसी नै छ ड्राइभरहरू भनौँ न। अब गाडी भाडा त जस्तै अब 5 जना हाल्दैछ जस्तो माथिबाट अर्डर आएको छ 5 जना। यसको डबल भाडा छ। अब जस्तो 170 रुपियाँ भाडा छ भने त्यसको डबल हुँदैछ भाडामा। त्यो त्यति नै छ, डबल छ, बेसी छैन। यहाँबाट जति भाडा छ त्यही डबल हुँदैछ भाडा। त्यही त अब असर त पर्नु त। हामीलाई त अब मेन कुरा त हाम्रो यहाँ सिक्किमबाट त हाम्रो भाडा त्यस्तो कहिले पनि निजाइज भाडा लिँदैन। आजभन्दा अब जस्तै अस्ति बङ्गालबाट गाडी चल्दै थियो, एकजनाको 700 रुपियाँ कोटा लिँदै थियो। अब हाम्रो यहाँबाट त्यस्तो हुँदैन भाडा त। जति छ हाम्रो डबल रेट हुन्छ, त्यति नै हो। त्यहाँबाट त्योभन्दा बेसी चाहिँ हुँदैन हाम्रो यहाँबाट। कालचिनी में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कालचिनी रेलगेट इलाके में साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार एक साइकिल चालक गंगुटाया की तरफ जा रहा था, जबकि विपरीत दिशा से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आ रहे थे। दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें साइकिल चालक कृष्ण बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने सभी को लाताबड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें कृष्ण बहादुर की अवस्था खराब होने के बाद उसको अलीपुरद्वार अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज देश पहुंचेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अवैध किला एयर इंडिया 1। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका से आने वाले वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 आज दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच सकता है। सरकारी सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 बोइंग 777-300 ER विमान लगभग तैयार हो गया है। सूत्र ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि एयर इंडिया 1 अग्रिम और सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस है, जो हैक किए गए या टैप किए बिना मध्य हवा में ऑडियो और वीडियो संचार फंक्शन का लाभ उठा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए डिजाइन किए गए वीवीआईपी विमान आज अमेरिका से आ रहा है। बता दें कि 2 बोइंग 777-300 एक्सटेंडेड रेंज ER एयरक्राफ्ट में से पहला उन्नत सुरक्षा प्रणाली के साथ रेट्रोफिटेड है, ताकि आने वाले मिसाइलों और इनक्रिप्टेड संचार सुविधाओं को जाम और पराजित किया जा सके। कुछ महीने पहले भारत के पहले एयरफोर्स 1 विमान की एक तस्वीर भी सामने आई थी। हल्के सफेद रंग के इस आधुनिक तकनीक वाले विमान पर देश के राज चिन्ह के साथ हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। तूफानगंज इलाके में गाय चोरी के आरोप में गाड़ी सहित 2 लोगों को स्थानीय निवासियों ने पकड़ा, किया गया पुलिस के हवाले। तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के मोरुंगंज ग्राम पंचायत अंतर्गत आलूधोया बाजार चौक इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार गायें चोरी हो रही थी।
स्थानीय लोगों ने इसका शिकायत पुलिस के साथ ही हर ग्राम पंचायत को भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी चोर नहीं पकड़ा जा रहा था। इसके बाद अचानक से स्थानीय लोगों ने इस इलाके में 2 गाड़ियों को जाते हुए देखा। उनको संदेह हुआ और उन्होंने इन गाड़ियों को रोककर तलाशी ली और गाड़ी चालक को पकड़ लिया। बाद में गाड़ी की तलाशी के दौरान इन गाड़ियों से गायों की बांधने वाली रस्सी, आग्नेयास्त्र और अन्य सामान बरामद किया गया। इसकी सूचना मिलते ही वैशाल दलबल के साथ तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन्हीं गाड़ियों से गायों की चोरी करके तस्करी की जाती है। গত রবিবার রাত্রে 4টা গাই, 3টা গাই একটা যুদ্ধবর্ষ বাছুর সহকারে নিয়ে যায় এবং আমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী তার একটা গাভী বাছুর নিয়ে যায় এবং আমার বাড়ির থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে সেখানে 3টা গাই সেটা নিয়ে যায়। তারপরে কিছু দূর আগে চণ্ডী মণ্ডপের খুব পাশে ওখানে একবারে 2টা বলদ নিয়ে যায়, এর বাড়িতে 2টা বলদ নিয়ে যায়। পরের দিন আমরা থানাতে চলে যাই। থানাতে যে এসআই মানে একতারা যে সে তাকে পাই, তাকে পেয়ে আমি বাক বিতরণটা তার সঙ্গে করার পরে উনি আমার এজাহার নেয়। এজাহার নিয়ে সঙ্গে উনি বললো যে আমি এসআই বললো আমি সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমি ওখানেই ছিলাম, থাকার পর সঙ্গে পুলিশ এসে তদন্ত করে চলে গেছে। হ্যাঁ, তারপরে আজকে আমরা কয়েকদিন ধরে পাহারা দিচ্ছি, রাত্রে ঘর নাই, ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে, সব পুলিশ বলে গেছে 12টার পরে যদি কোনো গাড়ি আসে আপনারা ধরবেন, আটকাবেন, হ্যাঁ সন্দেহ হলে আটকাবেন। তা আমাদের ছেলেরা আটকাছে। এই আজকে আবার ঘটনা কি, ওই স্কুলের পিছনে একটা বাড়ি আছে, সেখান থেকে গরু বের করছে অনেক রাত্রি, তখন 2:30-3টা হবে। হ্যাঁ, বের করলে হল্লা করছে। এই হল্লা যখন করে তখন এই গাড়িগুলো আসছে, এই ভলে ও গাড়ি আসার পরে ছেলেপেলেরা এখানে ধরছে। তারপরে জনরোষ, সমস্ত লোক ক্ষিপ্ততে গাড়ি ভাঙচুর করছে সেটা সমস্ত জনগণ। তারপরে পুলিশকে আমি খবর দিই, পুলিশ আসতে প্রশাসন গেছে। তারপরে প্রশাসন আসলো, আইসা বলে গেল ধরতে হবে। তারপরে কালকে রাত্রিবেলা চুরি করতে আসলে ধরা পড়তো, অল্প ধরতে পারে নাই। তারপরে প্রশাসন আসলো, আসার পরে প্রশাসন এসে বলে গেল চোর ধরো। আধা ঘন্টা পরেই আবার 2টা গাড়ি আসে, সন্দেহ ধরা হয়েছে, কিন্তু ওই জন্যই ওরা গরু চোর, এটাই মানে বিষয়টা প্রমাণ হচ্ছে। তারপরে রাত্রিবেলা গরু চোর ধরা আর গাড়ি আটক করা হয়েছে। তারপরে সন্দেহ হয়েছে, প্রশাসন আসছে কাবি আছে, কাবি ভাঙচুর করছে, উত্তেজনা হয়েছে, ধরা পড়ছে, প্রমাণ পাইছে, গরু পাইছে, পাথর পাইছে গাড়ির মধ্যে, এবং ওরাও পালাইছে গাড়ি রাখে। তখন গাড়ি তো আসে ভেবেই পালায় যায়। তারপরে তাকে প্রশাসন আসে, রাত্রিবেলাই আসলো, রাত্রিবেলা বলে গেলো। তারপরে আধা ঘন্টা পরে এই ঘটনা হয়ে গেল। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।
रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953288। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पुरोहितों ने उठाई सरकारी भत्ते की मांग। जलपाईगुड़ी जिले के पुरोहितों ने सरकार से भत्ते की मांग को लेकर शहर के बैकुंठपुर राजबाड़ी परिसर में एक बैठक की। बैठक में जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न इलाके के 100 से भी अधिक पुरोहितों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पुरोहितों से लेकर एक गैर राजनीतिक संगठन तैयार किया गया। संगठन की ओर से मानस भट्टाचार्य ने बताया कि सरकार की ओर से शहर में जिस संख्या में पुरोहितों को भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया है, वास्तव में पुरोहितों की संख्या इससे कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी पुरोहितों को सरकारी भत्ता दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने पुरोहितों को अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान किए जाने की मांग की है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि इस बारे में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार को भी आवेदन भेजा जाएगा। রাজবাড়িতে মনসা মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা সমবেত হয়েছি এই আশায় যে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের কাছে আবেদন করব। যে শুনেছি যে সংখ্যক পুরোহিতদের দেবেন, আমরা তো পুরোহিতরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তাই আমরা যারা যাজনিক পুরোহিত তাদের সবাইকে, যারা বিশেষ করে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, তারা সবাই যাতে সরকারের এই অনুদান বা পুরোহিত ভাতা যাতে পেতে পারে এবং অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধে, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে তাদের জন্য ঘর দেয়া বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধে, যাতে তারা জীবন জীবিকা সহপরিবারে সুস্থভাবে যাপন করতে পারে। সেই জন্য আমরা আজকে এই সমিতির মাধ্যমে নতুন করে আবার নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করছি, ঐক্যবদ্ধ করছি এবং আমরা সমবেতভাবে প্রশাসনের কাছে, জেলা শাসকের কাছে যাব রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, যাতে আমাদের সবাইকে এই নাম নথিভুক্ত করে, যাতে প্রত্যেকটা পুরোহিত যাতে সত্যিই খুব প্রয়োজন, অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তারা যাতে এই ভাতা পেতে পারেন একটা স্থায়ীভাবে প্রত্যেক মাস এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে তারা যাতে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং এই কোভিড-19 কারণে পুজো আর্চা বন্ধ হওয়ার ফলে যে সংকট আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে যাতে আমরা সুস্থভাবে সপরিবারে জীবনযাপন করতে পারি, নিজেদের ভালো, সমাজের ভালো, সবার ভালোর কথা চিন্তা করতে পারি। সেই জন্য পুরোহিতদের সর্বাগ্রে নিজেদের ভালো থাকা দরকার। আজকে সেই কারণেই যারা সবসময় অন্যের হিতের কথা চিন্তা করে, আজকে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় আমরা চাই যে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন রাখি যেন আমাদের এই মেয়েটা বিবেচনা করে সকলকে, যারা সত্যি খুব দুস্থ পুরোহিত, অনেকাংশেই এটা সংখ্যাটা বিরাট, তো সেই সংখ্যাটা প্রত্যেকেই যাতে পাই সেই আবেদন আমরা রাখতে চাই। এবং বাকি যে সমস্ত পুরোহিত এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, তারা আমাদের কাছে আসছেন, আমরা বলছি যে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের কাছে আবেদন রাখি। रायगंज विश्वविद्यालय में शुरू हुआ सोलर एनर्जी सिस्टम। अब विश्वविद्यालय के सभी लाइट इसी से जलेंगी। राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलने के बाद रायगंज विश्वविद्यालय में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने का काम शुरू किया गया था। आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। रायगंज विश्वविद्यालय के उपकुलपति अनिल भोईमाली और रजिस्ट्रार दुर्लभ सरकार ने इसका उद्घाटन किया। सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के बाद विश्वविद्यालय की सभी लाइटें इस एनर्जी से ही चलेंगी। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा सोलर सिस्टम लगाने के लिए 71 लाख की आर्थिक सहायता की गई थी। আমাদের এটা আনন্দ এবং এটা নতুন একটা মাইল ফলক যে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম আমরাই কিন্তু এই প্রজেক্টটা উত্তরবঙ্গে পেয়েছিলাম, অর্থাৎ 71 লক্ষ টাকা দিয়ে। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আমাদের এই টাকা দিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যে সোলার এনার্জি
প্রডিউস করা এবং এইটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করা যাবে, অর্থাৎ আমাদের যা দরকার আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব, আর যেটা সারপ্লাস থাকবে সেটা আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো, অর্থাৎ পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে আমরা দিতে পারবো এবং এটা বিক্রি করতে পারবো। তাতে করে আমাদের প্রত্যেক বছর আমরা কাউন্ট করিনি, ভালো টাকায় আমরা এখান থেকে পাবো এবং আমাদের যে ঘাটতি কোনোভাবেই থাকবে না, কারণ এটা এক্সট্রা একটা এনার্জি তৈরি হবে এবং এই এনার্জি আমরা ব্যবহার করব, প্লাস বাড়তি থাকছেই এবং সেটা আমরা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে দিতে পারবো। সেই জন্য এটা একটা খুব আনন্দের ব্যাপার এবং এটা হতে একটু দেরি হলো। এটা ইনস্টলেশনটা 1 বছর আগে হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের সাথে একটা প্রবলেম হয়েছিল, ওরা ওদের পাওয়ার মিটার যেটা এক্সপোর্ট মিটার সেটা দিতে দেরি করলো বলে, এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ করে, তার একটা ভূমিকা আছে, রেজিস্ট্রারের ভূমিকা আছে, আমাদের ডিনদের ভূমিকা আছে, অন্যান্য আধিকারিকদের ভূমিকা আছে। তারা বারে বারে এটাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং একজনের কথা খুবই বলতে হয়, তিনি হচ্ছেন SN ভট্টাচার্য, ex-FO, উনি মালদায় থাকেন, উনি রিটায়ার করেছেন। উনি আমাদের অনেক ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, তার মধ্যে এই সাহায্যটাও উনি করেছিলেন এবং চিঠি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল। আশা করেছিলাম তিনি আসবেন, সেজন্য আমরা একটু ডিলে করেছি। মাসখানেক আগে আমরা এটি ইনস্টল করতে পারতাম, কিন্তু উনি বলেছিলেন আমি পরে যাব, কিন্তু এখন একটা বাড়ির সমস্যার জন্য উনি আসতে পারেননি। তাকেও ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাদের কাছে আজকে উপস্থিত নেই। তো আমরা এটা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এটা আমাদের আনন্দের খবর এবং আমি এই আনন্দ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, 2 जवान शहीद, 4 घायल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर कायरता का परिचय दिया है। गुरुवार सुबह पाकिस्तानी सेना ने प्रदेश के कुपवाड़ा जिले में नौगाम सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उनकी ओर से मोर्टार दागे गए और अन्य हथियारों से गोलीबारी की गई। इस दौरान सेना के 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही 4 घायल भी हो गए। चारों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपावली से पहले ही जगमग रोशनी से नहाएगा कालियागंज का प्रमुख राजमार्ग। स्ट्रीट लाइट का काम जल्द होने वाला है पूरा। कालियागंज को सजाने और संवारने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में कालियागंज के 10 नंबर राजमार्ग पर 4 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जारी है। कालियागंज में सड़कों को सजाने का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली तक काम पूरा हो जाएगा और राजमार्ग रोशनी में नहाएगा। दरअसल 2016 में पहली बार कालियागंज में तृणमूल कांग्रेस नगरपालिका बोर्ड बनी थी। इसके बाद से नगरपालिका के चेयरमैन कार्तिक पाल ने ग्रीन सिटी परियोजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कालियागंज के प्रेमानंद विद्यालय से लेकर हरिहरपुर तक 4 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाई मास्क, स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर का काम शुरू करवाया था, जो दीपावली के पहले अब खत्म होने वाला है। স্টেট হাইওয়ে 10-এ এটা কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা আমরা অনুরোধ করেছিলাম পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টকে, তারপরে সেখানে তারা কাজটা শুরু করেছে। এবার একদিকে যেরকম তারা ওয়াইডারিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে, ড্রেনের কাজটা আমরা আমাদের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা পেয়ে মোটামুটি শেষের দিকে করে ফেলেছি, প্রায় 30 মিটারের মতো বাকি রয়েছে। এখন আমরা চাইছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের শহরের মধ্যে একদিকে যেরকম রাস্তা ওয়াইডেনিং চলছে, ঠিক মিডিল দিয়ে আমরা যেরকম কালিয়াগঞ্জ কুনোরহাট রোডে আমরা উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করেছি, ঠিক তেমনি আমরা সেইভাবে সেই টেন্ডার আমরা মিশন গ্রিন সিটিতে করেছি টেন্ডার, এবং সেখানে মধ্যে দিয়ে ডিভাইডার এবং তার সাথে আলোর ব্যবস্থা চলবে। সেই জন্যই শহরের মধ্যে আমাদের পোল পোতার কাজ শুরু হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা যাতে আলোগুলো জ্বালাতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের চলবে। কতদিনের মধ্যে লাইটগুলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে? না, আমাদের লক্ষ্য রয়েছে কালী পূজার মধ্যে আমরা বিশেষ করে 15 থেকে শুরু করে আমাদের রশিদপুর মোড়কে মনাকালী বাড়ি অব্দি ঢুকুন আমরা লাইটগুলো জ্বালানোর চেষ্টা করি। উচ্চবাতি বসানো, তার সাথে কোনো অন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা করা হবে না? প্রথমে তো আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে দিয়ে যে ডিভাইডারের আলো সেটার ব্যবস্থা রয়েছে। তার পরবর্তীতে আমরা আমাদের যে সাইডগুলো রয়েছে রাস্তার সাইডে, সেখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন প্ল্যান এস্টিমেট হচ্ছে, সেখানে নতুন করে আলোর ব্যবস্থা থাকবে। আর মিডিলে ডিভাইডার হলে আমরা চেষ্টা করবো সেখানে যাতে কোথাও হয়তো ডিভাইডারটা বড় হবে, কোথাও ছোটো হবে, সেখানে একটু গাছ বসানোর চেষ্টা করবো। তার সাথে কিছু সোলার লাইট যাতে বসানো যায়, যে হুট করে অন্ধকার হয়ে গেলে শহর যাতে পুরোপুরি অন্ধকার না হয়ে যায় সেই চেষ্টা আমাদের থাকবে। কত টাকা বরাদ্দ করা আছে? আপাতত প্রথম দফায় এটা যেটা কাজ হচ্ছে, এটা প্রায় 1.5 কোটি টাকার কাজ হচ্ছে, পরবর্তীতে আরও ভালো হবে। अनलॉक 5 में सरकार ने दी बड़ी राहत। 15 अक्टूबर से एंटरटेनमेंट पार्क और 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। हर तरह के जमावड़े में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे।
कोरोना वायरस महामारी के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गई। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार SOP जारी करेगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों के परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइंस जारी करेगी। दुनिया में कोरोना वायरस के मामले 3.41 करोड़ के पार। अब तक 10.18 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,41,59,060 हो गई है। दुनिया भर में अब तक कोरोना महामारी से 2.54 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 74,47,282 हो चुकी है, जबकि वहां 2,11,740 लोगों की जान जा चुकी है। भारत, ब्राजील, रूस और पेरू जैसे देशों में भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 की वजह से 10,18,791 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।